नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है व्याकरण भाग का सितारों से आगे, जिसमें आज हम करने वाले हैं समास। 3 समास हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, आपके लिए ये नया टॉपिक है, नया विषय है। आप काइंडली ध्यान से सुने और ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और पहली बार में ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले बात आती है समास क्या है। समास समस्त पद बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, और समस्त पद क्या है? 2 शब्दों के मेल से बने शब्द को ही हम समस्त पद कहते हैं। और इसका एक और भाग है जिसको कहते हैं शब्दों को अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है वो समस्त पद का क्या कहलाता है? विग्रह। और इस विग्रह में है समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द जो है वो पूर्व पद होता है और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समस्त पद में 2 शब्दों का प्रयोग होता है तो वो समस्त पद बनता है। ठीक है, और विग्रह करने पर भी उसका अर्थ चेंज नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ और शब्दों का या कुछ और चिन्हों का आगमन अवश्य होता है। चलिए हम चलते हैं। यहाँ हमारे पास हैं, हमारे पाठ्यक्रम में 6 भेद हैं, लेकिन आज हम केवल 3 करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा तत्पुरुष समास। जैसे जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आप कारक चिन्ह तो बहुत पहले से करते आए हो, जूनियर क्लासेस में भी आप लोगों ने कारक चिन्ह किए हैं, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है इसको देखिए आप लोग। तुलसीकृत रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित। ठीक है, तो के द्वारा जो है वो आपका कारक चिन्ह है, लेकिन ये के द्वारा कब आएगा? जब हम उसका इस तुलसीकृत का विग्रह करेंगे। लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे, तुलसीकृत जो है ये समस्त पद ही है। ठीक है, अगर आपको इसका यहाँ देखिए अगला दिया हुआ यहाँ पे, तुलसी द्वारा कृत में कारक की विभक्ति का लोप है। लोप कब होगा? लोप मतलब गायब है। जो आपका के द्वारा है, जो आपका कारक चिन्ह है, वो गायब है। कहाँ पर? समस्त पद में। ठीक है, लेकिन आपके विग्रह में वो बिल्कुल दिखाई देता है। तो आपने परिभाषा फिर से अच्छे से पढ़ लेनी है। आगे इसके एग्जाम्पल है: परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो इस तरह से आपने कारक चिन्हों का प्रयोग करते जाना। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। देश के लिए भक्ति। ठीक है, और आगे विग्रह का फिर से समस्त पद बनाने के लिए आपको आ सकते हैं भय भीत, भय से भीत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। हस्त मतलब हाथ। ठीक है, आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो सही होनी चाहिए। शब्द कोई भी आए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। ये आपके विग्रह और समस्त पद हैं। कौन से समास के? तत्पुरुष समास के। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी आपको आ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से आपको समझ होनी चाहिए। अगला है हमारा द्वंद्व समास, जो कि बहुत ही आसान, आपने 7th क्लास में भी ये पढ़ा है। द्वंद्व समास थोड़ा सा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसके एक चैप्टर में थोड़े से एग्जाम्पल डाले गए थे। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग होता है। और मतलब जो योजक शब्द हैं, और भी हो सकता है, तथा भी हो सकता है, वा भी हो सकता है और या भी हो सकता है इसके। ठीक है, आगे इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग। समस्त पद में सिर्फ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और विग्रह करेंगे तो उसमें और, तथा, व, अथवा या शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, और लगने से उसका विग्रह हुआ है। अगर आप चिन्ह लगाती हैं तो वो इसका समस्त पद रहेगा। ठीक है, आगे भी ऐसा है। विग्रह का आपने समस्त पद कैसे बनाना है? योजक चिन्ह लगाकर। नेक्स्ट भी चलते हैं हम लोग, जो है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखिए: जिस समस्त में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, इनकी संख्या हो पहले भाग में, पूर्व पद में, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे देखिए चौमासा। चौ का मतलब संस्कृत, यानी कि तत्सम शब्दों में भी संख्या हो सकती है। चौ, त्री, सप्त, नव, त्री, है ना, इस तरह के शब्द जो हैं वो संख्यावाची विशेषण हैं।
चौमासा 4 मासों का समाहार या समूह भी आप कह सकते हैं। तिरंगा 3 रंगों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह या समाहार, समाहार को भी समूह ही कहते हैं। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ संख्यावाची विशेषण ऐसे हैं जो बहुव्रीहि समास में भी आ जाती हैं। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि दशानन, 10 आनन हैं जिसके, ठीक है, तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है जिसमें, तो वो हमारा फिर द्विगु समास नहीं रहेगा, वो और समास हो जाएगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे 5 बटों का समाहार, ये हमारा विग्रह है, इसका समस्त पद क्या बनेगा? पंचवटी। ठीक है, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए, 9 रत्नों का समाहार नवरत्न, 700 दोहों का समाहार सप्त। 7 क्या होता है? सप्त। सप्त सही लिखना है आपने, ठीक है, इसको सप्त सही में ये दोहे लिखे गए हैं। 3 बेड़ियों का समाहार त्रिवेणी, बेणी होती है नदी, 3 बेड़ियों का समाहार। ठीक है, बाकी तो आपने संधि हमने बहुत डिटेल में की है, यहाँ पे संधि है, ये आप लोग कर सकते हो। स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल है, ये आपने पिछले पाठ्यक्रम में किया है और ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पर्यायवाची हैं जो आप शुरू से ही करते आए हैं। कुछ आसान से यहाँ पे मुहावरे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना, सिर आँखों पर बिठाना, होश उड़ना, इस तरह के जो ये मुहावरे हैं ये आप लोग वाक्य अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से आप लिख सकते हैं, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है। तो ये कुछ, और यहाँ पे एक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ फॉर्मेट पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बाकी आपने खुद लिखना है। ठीक है, आपका नाम आशा या महेश है, आप मंसूरी के छात्रावास में रहती हैं या रहते हो। आप अपने पिताजी से नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। अनौपचारिक या व्यवहारिक पत्र है ये, तो इसमें सबसे पहले एड्रेस आएगा, संबोधन आएगा पिताजी के लिए, ठीक है, उसके बाद पूरी डिटेल लिखनी है, हालचाल ज़रूर जानना होता है, और अपना भी बताने के बाद आप जो विषय दिया हुआ उसके बारे में लिखेंगे, और अंत में आप फॉर्मेट का जो है अंत एंडिंग जो है वो सही होनी चाहिए। आपकी बेटी, आपकी सुपुत्री, आपका सुपुत्र और अपना नाम उसके नीचे वाली लाइन में आपने लिखना होता है। तो ये हमारा 11वां लेसन था व्याकरण भाग, जिसमें मेन जो विषय था वो था हमारे 3 समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए और ध्यान से करना है। धन्यवाद।